Good morning class. Today we will discuss chapter 1 reproduction in plants. As we have already learned about the germination, so today we will study from stages of germination. Now class, all of you open your science book which is Millennium Science for Juniors 5 and the publication is Millennium Book Source Private Limited. Now all of you please open page number 8, the stages of germination. Now, during germination, the seed absorbs water and warmth. The cells of the embryo start dividing and the embryo increases in size. तो germination के टाइम पे क्या होता है, जो सीड होता है वो वाटर और सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो जब वो एब्जॉर्ब करता है तो जो सीड कोट होता है वो क्या होता है, स्वेलो अप हो जाता है और सीड कोट उसका धीरे धीरे करके रिमूव होने लगता है. और जब सीड स्वेलो अप हो जाता है तो जो सेल्स होते हैं then the cells of the embryo start dividing and the embryo increases in size. जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसका साइज भी इंक्रीज होता है. मतलब जो सीड होता है उसका साइज स्वेलो अप होने के बाद इंक्रीज हो जाता है. After that, second point, eventually the moist and soft seed coat breaks open, a small root from radicle comes out. The root grows downwards towards the because of gravity. अब क्या होता है, जो moist और soft सीड कोट होता है, जो ब्राउन कलर का सीड हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ब्राउन कलर का सीड है, जब वो स्वेलो अप हो गया और उसका सीड कोट सॉफ्ट हो गया, वो जो ब्राउन कलर का सीड कोट है वो सॉफ्ट हो गया तो वो धीरे धीरे सीड से हटने लगा, सीड कोट ब्रेक होने लगा और सीड ओपन होने लगा. तो फिर क्या होता है, एक स्मॉल रूट और वी कैन से द यंग बेबी प्लांट इट स्टार्ट्स ग्रोइंग अप. स्मॉल रूट जो है रेडिकल से बाहर आने लगता है. रेडिकल जो सीड जो वाइटर पोर्शन है वो उससे धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है और जो रूट होती है वो डाउनवर्ड जाने लगती है. डाउनवर्ड मीन्स रूट्स वैसे भी हमारी जो है बिलो द ग्राउंड होती हैं, दैट्स व्हाई दे मूव्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. Then the next point, third point, next the foliage leaves appear which form the shoot which eventually produces a stem and leaves. The shoot grows upwards toward sunlight. Now the foliage leaves कौन सी leaves? जो फर्स्ट लीफ होती है उस एम्ब्रियो की, जो उस सीड में से जो बेबी प्लांट निकला है उसकी जो पहली पत्ती है, जो फर्स्ट लीफ है, वो अपीयर होना शुरू हो जाती है. जब वो शुरू होने लगती है शूट में से, और जो शूट होता है वो क्या होता है, रूट आर जस्ट बिलो द ग्राउंड और जो शूट होता है वो ग्राउंड के ऊपर होता है. दैट मीन्स इट इज शूट ग्रोज अपवर्ड और इट ग्रोज अबव द ग्राउंड. जो शूट होता है वो सनलाइट के टुवर्ड्स ग्रो करने लगता है. देन द फोर्थ इज द सीडलिंग ग्रोज green leaves and the cotyledons dry up. The green leaves start preparing food by photosynthesis. Now the जो seedling होती है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगती है, उसमें ग्रीन लीव्स आने लगते हैं और जो cotyledons होता है, cotyledons मीन्स जो सीड का जो वाइटर पोर्शन था, सीड कोट के अंदर जो वाइटर पोर्शन था उसको हम लोग कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं. तो जो कॉटिलेडॉन्स था वो धीरे धीरे करके ड्राई अप हो जाता है, वो सूख जाता है और जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो ग्रो करने लगती है. प्लांट धीरे धीरे ग्रो करने लगता है और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है वैसे वैसे जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती हैं. सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन. जर्मिनेशन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले तो सीड जो है वो वाटर और वार्म्स को एब्जॉर्ब करता है. उसके बाद जो मॉइस्ट सीड को एम्ब्रियो होता है वो धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है. फिर जो सीड कोट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और
ब्रेक होने लगता है और एक स्मॉल रूट रेडिकल में से निकलने लगता है। फिर पहली लीफ जो फॉइलेज लीव्स होती हैं वो शूट से हमें दिखने शुरू हो जाती हैं और शूट अपवर्ड डायरेक्शन में सनलाइट के टूवर्ड्स ग्रो करने लगता है। एंड द फोर्थ इज कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती हैं और जो सीडलिंग होता है, जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके ड्राई अप हो जाते हैं. सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ germination. Now see the page number 9, dispersal of. Now page number 9, dispersal of seeds. Plants produce many seeds and these seeds contain tiny plants. But plants are fixed to the ground. What will happen if all the seedlings grow together at the same place? None of the seedlings will get enough food, water, sunlight and space to grow, and hence they will not survive. Therefore, it is important to scatter the seeds of a plant so that the young plants have sufficient food, water, sunlight and space to grow. Nature has different ways to scatter the seeds away from their parent plant. This process of scattering the seed is called dispersal of seeds. Now first of all, what is the meaning of a dispersal? Dispersal means the actions or the process of spreading things in a wide area. मतलब और तो डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब क्या हुआ कि सीड्स को एक बड़े एरिया में फैलाना. प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल ऑफ अ थिंग ओवर अ वाइड एरिया. तो क्या होता है इसमें, जो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स बहुत तरह के सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं और वो जो सीड्स होते हैं उनमें टाइनी प्लांट्स होते हैं. तो जो मेन प्लांट होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है, जो प्लांट होता है जिसमें सीड्स ग्रो हुए हैं, जो प्लांट सीड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट प्लांट इज नोन एज द पेरेंट प्लांट. सो जो पेरेंट प्लांट है वो क्या होता है, वो ग्राउंड से फिक्स रहता है, तो उसके जो सीड्स होते हैं उसको ही हम लोग स्कैटर कर सकते हैं. सो अगर स्कैटरिंग ना हो और जो जितने भी सीड्स हैं वो उस पेरेंट प्लांट के आसपास ही रहें और वो सारे सीड्स ग्रो हो जाएं, सीडलिंग्स जो है ग्रो हो जाएं एक ही जगह पर, तो क्या होगा, क्या उन्हें सफिशिएंट फूड, वाटर, सनलाइट और स्पेस मिलेगा ग्रो करने के लिए, सरवाइव करने के लिए? नहीं मिलेगा. तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. इसलिए जरूरी है कि स्कैटरिंग, सीड्स की स्कैटरिंग की जाए ताकि जो यंग प्लांट्स हैं, जो सीडलिंग्स हैं, उनको सफिशिएंट फूड, वाटर, सनलाइट और स्पेस मिल सके. ओके, तो सो नेचर हैज डिफरेंट वेज टू स्कैटर द सीड्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट. नो, नेचर के पास बहुत सारे स्कैटरिंग वेज हैं जिससे जो सीड्स हैं उनको स्कैटर किया जा सकता है पेरेंट प्लांट से. Take the definition of dispersal in the blue box, which is scattering of seeds away from the parent plant by wind, water, animals or other methods is known as dispersal. Now, agents of seed dispersal. Agents of seed dispersal. Seed dispersal is carried out by many agents like wind, water, animals and by explosion of fruits. Special structures of some seeds and fruits also help in dispersal. Now seeds पर dispersal जो होता है वो बहुत सारे agents की मदद से हो सकता है. वो agents human beings नहीं होते. The agents are like wind, water, animals and explosion of fruits. So some special structures of some seeds and fruits also help in dispersal. कुछ seeds के जो special structures होते हैं वो भी help करते हैं seed को scatter करने में, उनको
डिस्पर्स करने में. सो नाउ द फर्स्ट इज विंड. Some seeds are very light and have hair or wings. They are easily carried away by the wind and gentle breeze to distant places. For example, drumstick seeds have wings. They spin along with the cotton and are carried away. Seeds of cotton plant have a fluff around them, and seeds of madar tree have hair. When the flower of a dandelion within bracket football lily dies, its flowered head becomes a mass of seeds, each with a tiny parachute. This means that कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो जिनका वेट बहुत ही लाइट होता है, जो लाइट वेटेड होते हैं, जिनके पास हेयर्स होते हैं या फिर विंग्स होते हैं. तो उनके साथ क्या होता है, जब भी कोई जेंटल ब्रीज चल रही होती है या फिर बहुत तेज हवा आ रही होती है, तो क्या होते हैं, वो सीड्स फ्लो हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं प्लांट्स से. जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख भी सकते हो. सेकेंड पिक्चर जो है ब्लू कलर की, सीड डिस्पर्सल ऑफ डैंडलियन बाय विंड. इसमें क्या हो रहा है, जो सीड्स हैं वो विंड की हेल्प से जो उड़ जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि दे आर हेयरी एंड लाइट वेटेड. दे हैव. देन आफ्टर दैट, फॉर एग्जाम्पल कौन से वो है ऐसे हैं, ड्रमस्टिक सीड्स जो होते हैं उनके पास विंग्स होती हैं और दे स्पिन अलोंग द विंड एंड कैरीड अवे. वो विंड के थ्रू स्पिन हो जाते हैं और बहुत दूर दूर जा सकते हैं. आफ्टर दैट, सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट हैव अ फ्लफ अराउंड देम. जो कॉटन प्लांट होता है उसके जो सीड्स होते हैं वो फ्लफ होते हैं, वो भी बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं और फ्लफी होते हैं. तो वो भी हल्की सी भी अगर एयर आती है, हल्की सी तेज एयर पड़ती है, विंड आती है, तो वो फ्लो हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं. आफ्टर दैट, सीड्स ऑफ मदार ट्री हैव हेयर. जो मदार ट्री होता है उसके उनके सीड्स में क्या होता है, उसके सीड्स के बाद हेयर्स होते हैं. तो वो भी जो हेयर्स होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं विंड के थ्रू फ्लो होने में, उड़ने में. आफ्टर दैट, व्हेन द फ्लावर ऑफ अ डैंडलियन विद इन ब्रैकेट फुटबॉल लिली डाइज. और जब डैंडलियन ट्री का जो फ्लावर होता है, डैंडलियन फ्लावर जो होता है, जब वो डायअप हो जाता है, मीन्स सूख जाता है, तब उसका जो फ्लावर हेड होता है वो एक सीड बन जाता है. और वो सीड बनते फिर एक टाइनी पैराशूट को, ईच विद अ टाइनी पैराशूट, और वो एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है. आफ्टर दैट, सेकेंड पॉइंट इज वाटर. समटाइम्स seeds are also carried and planted by flowing water. These seeds are usually light in weight and are able to float in water. The coconut tree, which grows near water, has a thick fibrous covering around its seeds that helps them to float. Water plants like lotus, water lily, and hydrilla use water to scatter their seeds. The lotus fruit containing seeds is spongy and floats on water. Now, जो water में क्या होता है, there are so many seashores. और तो seashores के पास कौन से plants होते हैं, coconut trees. तो what happens in water, जब भी floods आते हैं तो जो trees होते हैं, big trees वगैरह होते हैं, ये सब उस floods में ही कवर हो जाते हैं. जब कवर हो जाते हैं तो जो वाटर होता है, वाटर का जो फ्लो इतनी तेज होता है, उसकी वजह से जो कोकोनट ट्री के जो सीड्स होते हैं वो सब वाटर के साथ ही फ्लो हो जाते हैं और वो बहुत दूर दूर भी जा सकते हैं. वो किस एरिया में किस साइड जाते हैं वो पता नहीं चलता है. आफ्टर दैट,
जो सीड्स होते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं, इसीलिए वो वाटर में फ्लोट हो जाते हैं. देन जो कोकोनट ट्री होता है उसके पास थिक फाइबरस कवरिंग होती है उसके सीड के पास. जो थिक फाइबरस मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ, और वी कैन से जो कोकोनट होता है, कोकोनट ट्री है. सपोज कोकोनट जो उसमें जो कोकोनट जो फ्रूट था वो किसी ने कंज्यूम नहीं किया, और फिर क्या हुआ, कोकोनट नीचे गिर गया. जब वो ग्राउंड पे गिरा और तब भी उसको किसी ने नहीं लिया, फिर धीरे धीरे वो जो कोकोनट था वो धीरे धीरे सीड में कन्वर्ट हो गया, और फिर उस सीड से फिर धीरे धीरे सीडलिंग होने लगी. आफ्टर दैट देयर आर सो मेनी वाटर प्लांट्स लाइक लोटस, वाटर लिली और हाइड्रेला. दीज प्लांट्स यूजुअली ग्रोइंग वाटर ओनली. सो जो इनको स्कैटरिंग के लिए बेसिकली क्या चाहिए होता है, वाटर ही. क्यों? क्योंकि ये वाटर प्लांट्स होते हैं और ये वाटर में ही ग्रो करते हैं. द लोटस फ्रूट कंटेनिंग सीड्स इज स्पंजी एंड फ्लोट्स ऑन वाटर. जो लोटस फ्रूट होता है, जो लोटस का जो फ्रूट होता है वो स्पंजी होता है. उसका सीड, तो फ्रूट कंटेन करता है सीड को, वो स्पंजी होता है, और स्पंजी होने की वजह से वो लाइट वेटेड होता है, और लाइट वेटेड होने की वजह से वो वाटर में फ्लोट हो जाता है. आफ्टर दैट टर्न द पेज नंबर 10. नाउ पेज नंबर 10, एनिमल्स. Many fruits and seeds are spread by animals, birds and humans. For example, cockleburr seeds have hooked spines. They get attached to the fur and hair of animals and also to the human clothing. Animals, birds and insects eat fruits and sometimes the seeds come out in their droppings undigested. Squirrels collect nuts and bury them at different places or keep them in heaps for later use. Sometimes these buried nuts grow into new plants. Humans also eat various fruits like mangoes and cherries and throw away their seeds. Now the third point में animals कैसे करते हैं. Animals क्या करते हैं, जो भी वो लोग फ्रूट अगर खा रहे होते हैं तो उसका कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट उसका रह जाता है, जिसको वो लोग खा नहीं पाते हैं या खाते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, और उसमें सीड कंटेन हो रहा होता है. तो वो सीड वहीं पर जो है ग्राउंड में ही रह जाता है, और ग्राउंड में रह जाता है तो फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है न्यू प्लांट में. तो उसके बाद जो कॉकलियर सीड्स होते हैं, कॉकलियर सीड्स में हुक्ड स्पाइंस होते हैं. स्पाइंस मीन्स कांटे. जो कांटे होते हैं वो क्या होता है कि जो एनिमल्स का जो फर होता है उसमें या तो फंस जाते हैं, या फिर ह्यूमन क्लोथ्स जो भी हम लोग क्लोथ्स वियर करते हैं उसमें फंस जाते हैं. उसमें फंसने की वजह से क्या होता है, जब एनिमल्स या फिर ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो वो सीड भी मूव हो जाते हैं, और उसके बाद जब भी ह्यूमन या फिर एनिमल्स उस सीड से जो है रेड ऑफ हो जाते हैं, जब भी उसको निकालते हैं या जो है उनके क्लोथ से वो सीड छूटता है तो वो दूसरी प्लेस पे पहुंच जाता है, और फिर वहां पे एक न्यू प्लांट डेवलप होने लगता है. नाउ देन स्क्वायरल्स क्या करते हैं. स्क्वायरल्स जो है नट्स को कलेक्ट करते हैं और एक होल डिग करके उसमें बरी कर देते हैं. बरी मीन्स दबा देते हैं, एक होल काट के. व्हाट दे डू कि वो उसमें दबा देते हैं. तो कुछ टाइम और अपने हीप्स मतलब उनका जो हाउस होता है स्क्वायरल्स का, जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे भी वो कुछ नट्स को दबा लेते हैं. तो क्या होता है कि जो स्क्वायरल्स एक ही प्लेस पे होल डिग करके सारे नट्स को प्लेस नहीं करता है, बरी नहीं करता है, वो अलग अलग जगहों पे करता है. तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ नट्स को तो वो कंज्यूम कर लेता है, वो खा लेते हैं, बट कुछ नट्स होल में ही रह जाते हैं. तो जो नट्स होल में रह जाते हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू प्लांट में. देन द ह्यूमंस आल्सो ईट वेरियस
fruits like mangoes and cherries and throw away their seeds. जो humans होते हैं वो भी बहुत तरीके के fruits और vegetables को consume करते हैं, खाते हैं, जैसे कि मैंगो और चेरी. तो वो क्या करते हैं, फ्रूट तो खा लिया और जो सीड होता है वो उसको बाहर फेंक देते हैं. बाहर फेंकने के बाद क्या होता है, या तो उसको एनिमल खा लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, या फिर वो ग्राउंड में ही रह जाएगा. ग्राउंड में ही रह जाएगा तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है एक सीडलिंग में. देन फोर्थ पॉइंट इज एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स. पॉड्स ऑफ सम fruits like peas, beans and balsam burst open and explode when dry, thus scattering their seeds. Now explosion of fruits में क्या होता है, कुछ pods of some plants, मतलब कुछ plants, कुछ fruits ऐसे होते हैं जो कि जो है burst हो जाते हैं जब वो सूख जाते हैं. अगर उनको यूज नहीं किया गया तो वो क्या हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं. जब सूख जाते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं. बर्स्ट होने के बाद उसके अंदर जो भी सीड होता है वो स्कैटर हो जाता है. सो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स कितने तरीके से होता है, इट कैन बी डन बाय 4 टाइप्स: एयर, वाटर, विंड, water, animals and explosion of fruits. Now our next topic is new plants from other parts of a plant. Besides seeds, new plants can be grown from some other plant parts like roots, stem, leaves and spores. Now तो अब क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ पार्ट्स से ही हम लोग एक नया प्लांट को डेवलप कर सकते हैं. We can develop a new plant from the other parts of a plant. Alright. So now the first is vegetative reproduction. Vegetative reproduction में क्या होता है? What is a vegetative reproduction? Some plants reproduce from body parts to the parent plant. Some parts of these plants can grow roots which eventually form new plants. कुछ plants ऐसे होते हैं जो अपने body parts से जो है एक new plant को reproduce कर सकते हैं. जो parent plant होता है, parent plant कौन सा, जिससे हम लोग जो है उसका part ले रहे होते हैं, वो that plant is known as a parent plant. तो जो parent plant होता है उसके कुछ parts से हम लोग एक new plant को develop कर सकते हैं. और कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं प्लांट के जो कि रूट्स को डेवलप करते हैं, और अगर रूट्स को उन्होंने डेवलप कर लिया तो एक न्यू प्लांट ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा. सो दिस रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इन दिस आवर फर्स्ट इज फ्रॉम रूट्स. Carrot, sweet potato and radish are the plants whose roots can grow into new plants. Now जो कैरेट होता है, स्वीट पोटैटो होता है, रेडिश होते हैं, ये वो प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स से एक नया प्लांट डेवलप किया जा सकता है. एक नया प्लांट डेवलप होता है इनकी रूट्स से. देन स्टेम. अ रोज प्लांट grows from its stem cutting. A small piece of stem containing bud is cut from the plant and placed in moist soil. Roots start developing after some time and later a new plant grows. Money plant, hibiscus and sugarcane plants also grow in the same way. No. जो रोज प्लांट होता है वो क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली रोज प्लांट्स के लिए हम लोग हर बार एक नया पेड़ लाके नहीं लगाते. हम लोग क्या करते हैं, रोज प्लांट की हमने स्टेम को कट किया और उसको गीली मिट्टी में मीन्स मॉइस्ट सॉइल में हमने उसको प्लेस कर दिया. अब प्लेस करने के बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद जो स्टेम थी उसने रूट्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे वो स्टेम कन्वर्ट हो गई प्लांट में. ऐसे ही मनी प्लांट के साथ भी होता है, हिबिस्कस के साथ भी होता है और शुगर केन के साथ भी होता है. देन पोटैटो इज अ स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड एंड हैज बर्ड्स कॉल्ड आइज. नाउ जो पोटैटो होती है उसको वो एक स्टेम होती है जो कि ग्राउंड के नीचे मीन्स जो है बिलो द ग्राउंड डेवलप होती है, ग्रो होती है, और उसमें छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग आइस कहते हैं. पोटैटो सबने देखी है, पोटैटो मीन्स आलू,
और आलू में कभी देखा होगा कि छोटे छोटे करके ग्रीन कलर के प्लांट्स दिखते हैं, या फिर छोटे छोटे डॉट्स टाइप में भी कभी कभी दिखते हैं, तो वो क्या, वो दे आर नोन एज बर्ड्स। तो जो बर्ड्स होते हैं वो अगर उस पोटैटो का कोई पार्ट जिसमें वो बर्ड है, अगर उसको हम लोग मिट्टी में गाड़ दें, मतलब सॉइल में अगर उसको हम लोग बरी कर दें, मॉइस्ट सॉइल में, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा एक न्यू प्लांट में। ऐसे ही जिंजर और अनियन के साथ भी होता है। देन आफ्टर दैट फ्रॉम लीव्स, the leaves of some plants like Bryophyllum grow plantlets on their edges. These plantlets or leaf buds have roots. They fall off and grow into new plants. Now from leaf, अब leaves में क्या होता है कि कुछ plants ऐसे होते हैं जो जिनकी जो लीव्स होती हैं उससे ही एक न्यू प्लांट डेवलप होने लगता है। जैसे कि बायरोफेलम में, बायरोफेलम एक प्लांट है जिसकी जो अब प्लांटलेट्स को ग्रो करता है अब जो है लीफ की एजेस पर। एजेस मतलब जो लीफ के जो कॉर्नर्स हैं उस पे ही जो है वो जो है न्यू प्लांट्स को ही डेवलप करना शुरू कर देता है विद इट्स रूट्स एंड ऑल। तो जब उस लीफ को हम लोग अगर मॉइस्ट सॉइल में बरी कर देंगे तो क्या होगा कि, या फिर जो प्लांटलेट्स होते हैं और लीफ बर्ड्स होती हैं उसमें रूट्स होते हैं, अगर वो फॉल ऑफ हो रहे हैं, अगर वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं या फिर हम उसको सॉइल में गाड़ दे रहे हैं, बरी कर दे रहे हैं, तो एक न्यू प्लांट ग्रो हो गया। सो दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पेज नंबर 11, स्पोर्स। Some plants do not flower and thus do not produce seeds. Such plants develop with the help of spores. Spores are small and round structures. These disperse and grow into a new plant. Ferns and mosses are some plants that reproduce enough spores. Now, spores क्या होते हैं? Spores उन plants में grow होते हैं जो है फ्लावर्स या फिर फ्लावर्स को डेवलप नहीं करते हैं, जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। सो व्हाट, तो जब उसमें फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो क्या होगा, फिर उसमें सीड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उन प्लांट्स में जो है जो प्लांट्स डेवलप होते हैं वो प्लांट्स डेवलप होते हैं स्पोर्स की मदद से। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स स्मॉल एंड राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डिस्पर्स होते हैं और वही फिर एक न्यू प्लांट में ग्रो होते हैं, जैसे कि फर्न्स और मॉसेस के प्लांट्स में होता है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो फर्न्स एंड मॉसेस रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। Okay, now after that, crops. Plants that are grown in a large area to obtain food or other useful products are called crops. This process of growing crops is known as cultivation. Different crops require different climate, soil and amount of water to grow well. Different crops grow in different seasons. The crops that grow in summer season, June to October, are called the kharif crops like rice, maize, jute, cotton, peanuts, bajra and pulses. The crops that grow in winter season, which is November to April, are called rabi crops like wheat, barley, gram and mustard. Now crops means वो plants जिनको हम लोग एक large या फिर एक wider एरिया में जो है ग्रो करते हैं ताकि हमें फूड और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल सके। नाउ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, जो प्रोसेस होता है क्रॉप्स को ग्रो करने का उसको हम लोग कल्टीवेशन कहते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके के क्लाइमेट भी चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होती है अलग तरह की, अमाउंट ऑफ वाटर भी जो है
कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर ज़्यादा चाहिए होता है और कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर कम चाहिए होता है. सो कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो समर सीजन में ग्रो होते हैं और कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो विंटर सीजन में होते हैं. जो समर सीजन में होते हैं उनका टाइम होता है जून टू अक्टूबर. वो जून से अक्टूबर के बीच में ग्रो करते हैं और उनको हम लोग खारिफ क्रॉप्स कहते हैं. खारिफ क्रॉप्स कौन से होते हैं? राइस, मेज, जूट, कॉटन, पीनट्स, बाजरा और पल्सेस. जो राइस, मेज, जूट, कॉटन, पीनट, बाजरा और पल्सेस होते हैं ये और जून से अक्टूबर के बीच में ग्रो होते हैं. इनको हम लोग खारिफ क्रॉप्स कहते हैं. और जो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं मीन्स नवंबर से लेके अप्रैल के बीच में, नवंबर टू अप्रैल में, उनको हम लोग राबी क्रॉप कहते हैं, जैसे कि वीट, बार्ले, ग्राम एंड मस्टर्ड. सो बेसिकली क्रॉप्स कितने तरह के होते हैं? क्रॉप्स 2 टाइप्स के होते हैं, खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स. खारिफ क्रॉप्स समर सीजन में ग्रो होते हैं, राबी क्रॉप्स विंटर सीजन. समर सीजन जून टू अक्टूबर, winter season November to April. After that, crop production. Farmers work hard all the year to grow good quality crops. Different stages of growing a crop are ploughing, sowing, adding fertilizers, irrigation, protection, harvesting, storing and transportation. Now, क्रॉप्स प्रोडक्शन है उसमें क्या है, जो फार्मर्स होते हैं वो, जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हार्डवर्क करते हैं ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा है. वैसे ही फार्मर्स क्या करते हैं? गुड क्वालिटी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हार्डवर्क करते हैं. जैसे तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्लफिंग, सोइंग, एडिंग फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन एंड हार्वेस्टिंग. तो नंबर 1 इज प्लफिंग. प्लफिंग मीन्स जो हम लोग जो ट्रैक्टर के थ्रू वो जो खुदाई करते हैं उसको हम लोग प्लफिंग कहते हैं. नाउ बिफोर सोइंग सीड्स इन द फील्ड, फर्स्ट द सॉइल इज प्रिपेयर्ड. इट इज लूजेंड ओवर द एंटायर फील्ड. दिस इज कॉल्ड प्लफिंग. मीन्स जो हम लोग फर्स्ट पिक्चर में देख भी सकते हैं, उसमें पिक्चर में क्या है कि ट्रैक्टर जो है पूरी फील्ड में एक ट्रैक्टर को चलाया जा रहा है ताकि जो सॉइल है जो एक दूसरे से जो है फंस गई थी, जो ट्रैप हो चुकी थी, जिसमें जो पहले जो हमने जो क्रॉप ग्रो करी थी उसकी जो रूट्स थे वो उन सब की वजह से जो सॉइल थी वो सब ट्रैप हो चुकी थी, फंसी हुई थी, उसको लूज करने के लिए जो है प्लफिंग की जाती है. आफ्टर दैट सोइंग. After ploughing, a good quality and healthy seeds are sown. जब हमने प्लफिंग कर ली फिर गुड क्वालिटी जो है जो सीड्स होते हैं उनको जो है सोन किया जाता है. सो मीन्स उन्हें बोया जाता है. सीड्स पूरे उसमें जो है हम लोग फील्ड में क्या करते हैं? सीड्स को सो कर देते हैं. आफ्टर दैट एडिंग फर्टिलाइजर्स. सीड्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ. न्यूट्रिएंट rich soil increases productivity. Fertilizers are added to the soil to make it rich in nutrients. 2 types of fertilizers are used, namely manures and chemical fertilizers. Now adding fertilizers. जब हमने सबसे पहले हमने प्लफिंग की. प्लफिंग करने के बाद हमने सीड्स को सोन कर दिया. सोइंग करने के बाद अब जो है जो सीड्स होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, प्रॉपरली उनकी ग्रोथ हो सके. तो जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है. जो सीड अगर हम लोग जो है फर्टिलाइजर्स या फिर न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में नहीं डालेंगे, सॉइल में न्यूट्रिटिक तो हम लोग बढ़ाएंगे नहीं अंदर न्यूट्रिएंट को, तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी. इसके लिए फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट्स सॉइल में बने रहें. सो 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है मैन्योर्स और दूसरा होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स. नाउ मैन्योर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स मेड फ्रॉम काउ डंग एंड डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ जो मैन्योर्स होते हैं, मैन्योर्स मतलब खाद.
तो ये क्या है, एक नेचुरल फर्टिलाइजर है जो कि काउ डंग और डेड प्लांट्स और एनिमल्स से होता है। डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, वो प्लांट्स जो जैसे काउ डंग मीन्स गोबर, गोबर और जो जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको मिक्स करके जो फर्टिलाइजर प्रिपेयर होता है। डेड प्लांट्स और एनिमल्स हमें कहाँ मिलेंगे, सॉइल में। तो सॉइल और जो काउ डंग होता है उसको जब भी हम लोग मिक्स कर देते हैं तो वो एक मैन्योर प्रिपेयर हो जाता है जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। आफ्टर दैट, now on the other hand, chemical fertilizers are man-made fertilizers. now जो chemical fertilizers है वो क्या है, ये एक man-made fertilizer है। यूरिया इज अ केमिकल फर्टिलाइजर, जो यूरिया है ये एक केमिकल फर्टिलाइजर है। excess of fertilizers may harm the soil and crop. बट जो फर्टिलाइजर है ये नहीं कि हमें सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए हम लोग बहुत सारा फर्टिलाइजर सॉइल में ऐड कर देंगे। सिर्फ एक प्रपोर्शन और वी कैन से एक स्मॉल अमाउंट ही हम लोग फर्टिलाइजर का ऐड करते हैं अपने क्रॉप में, अपने सॉइल में, ताकि अगर ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया फर्टिलाइजर तो क्या होगा, हमारी क्रॉप खराब हो जाएगी, सॉइल हमारी खराब हो जाएगी, जिससे हमारी फिर क्रॉप भी खराब हो जाएगी। इसलिए एक प्रपोर्शन में ही हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। आफ्टर दैट, इरिगेशन मीन्स वाटरिंग द crop after seed germination and growth of young plants the field is irrigated properly. इरिगेशन का मतलब क्या हो गया, वाटरिंग द क्रॉप, मतलब जो भी हमने क्रॉप जो है हमने सोन करी थी, जो भी हमने क्रॉप ग्रो करी है उसको वाटरिंग करना। जब सीड्स हमने जो सोन किए थे, जब वो जो है जर्मिनेट हो गया और जर्मिनेट होने के बाद यंग प्लांट्स उसमें ग्रो होने लगे तो प्रॉपरली इरिगेशन चाहिए होती है ताकि जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो कर सके। अगर हम लोग प्लांट्स को वाटरिंग नहीं करेंगे या क्रॉप्स को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तभी जो फसल है, जो क्रॉप है वो सूख जाएगी, और सूख जाएगी तो भी वो खराब हो जाएगी। नाउ टर्न द पेज नंबर 12. Now the fifth point is protection. After irrigation, we need to protect our crops. As young saplings start growing into bigger plants, grazing animals can enter the field and destroy the crop. Putting a fence around the field can protect the crop. A crop also needs protection from pests like rats and moles and insects like locusts and grasshoppers. Therefore, pesticides and insecticides are sprayed over the crop to protect these pests. Now protection जैसे कि ये हमारे यंग सैपलिंग्स है, ये ग्रो करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है बिगर प्लांट्स में। तो जैसे जैसे ये बिगर प्लांट्स में ग्रो करते जाएंगे तो इनको प्रोटेक्ट करने का हमारा जो है गोल है वो भी स्टार्ट होने लगेगा। इनको हार्म करने के चांसेस बढ़ने लगेंगे। हार्म कैसे इनको पहुंच सकता है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स मीन्स जो एनिमल्स बाहर घूमते हैं फूड के लिए, वो क्या कर सकते हैं, वो फील्ड में एंटर कर सकते हैं और एंटर करने के बाद जो पूरी क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी फील्ड के चारों तरफ फेंस को पुट करना होगा। हमें फेंसिंग करनी होगी ताकि हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकें। फिर हमारे क्रॉप को प्रोटेक्शन चाहिए पेस्ट से भी। पेस्ट मत जैसे कि रैट्स, मोल्स और इंसेक्ट्स से भी, जैसे कि ग्रॉसहॉपर्स, लॉक्यूट्स, तो और मे फ्लाइज ऑल्सो। तो क्या होता है, जो रैट्स, मोल्स और इंसेक्ट्स हैं, ये हमारे ग्रॉसहॉपर्स और लॉक्यूट्स, ये भी हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। रैट्स क्या करते हैं, रैट्स पहले तो वो सीड्स वगैरह खा लेंगे, उसके बाद उसमें होल कर देंगे या कुछ, दे कैन ईट अवर क्रॉप, तो उससे भी हमारी जो क्रॉप है वो खराब हो जाएगी। तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को पूरी क्रॉप में स्प्रे करना पड़ता है ताकि हम अपनी क्रॉप को पेस्ट से बचा सकें। आफ्टर दैट, देन द लास्ट पॉइंट इज हार्वेस्टिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन।
When the crops ripen and farmer cuts it, this is called harvesting. जब क्रॉप राइपन हो जाती है, राइपन मीन्स जब क्रॉप पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और फार्मर उसको कट करता है, तब उसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं. The harvested crop is then stored safely in godowns and sold later. जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, जो कटी हुई क्रॉप होती है, उसको जो है सेफली हमें स्टोर करना पड़ता है. अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तब भी उसको जो है डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है उसके, या तो उसमें आग लग सकती है, फायर से वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, या फिर एनिमल्स उसको ईट कर सकते हैं. सो उसे हमें सेफली स्टोर करना पड़ता है. और स्टोर करने के लिए हमें वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं या फिर गोडाउन्स चाहिए होते हैं. वेयर हाउसेस इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर द गुड्स और अवर क्रॉप्स. सो हमें स्टोर करने के लिए गोडाउन्स या फिर वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं. और उसके बाद में हम लोग कुछ टाइम बाद हम लोग उस क्रॉप को सेल आउट कर सकते हैं. Usually grains like cereals and pulses which are non-perishable do not rot quickly are stored. Means जैसे कि हमारी grains जो cereals और pulses हैं, ये जल्दी खराब नहीं होती हैं, तो इनको हम लोग स्टोर कर सकते हैं. The stored crop needs to be protected from moisture, rats, birds and insects. अब जो स्टोर्ड क्रॉप है, जो हमने जिस क्रॉप को हमने गोडाउन में रखा हुआ है, वेयर हाउस में रखा हुआ है, वहाँ भी उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि हमने चारों तरफ से वॉल को बिल्ड कर दिया और बाहर से डोर लगा दिया तो वो हमारा गोडाउन हो गया. नहीं, उसमें प्रॉपर एक सीलिंग भी होनी चाहिए ताकि अगर बारिश हो तो पानी ना आए, मॉइस्चर से बचे, फिर बर्ड्स ना आए, रैट्स और इंसेक्ट्स भी उसमें ना जा सके. If the harvested crop is perishable like fruits and vegetables, then it is transported quickly. अगर harvested crops perishable है, perishable means जो जल्दी खराब हो सके, non perishable means जो जल्दी खराब ना हो. तो जो crops जल्दी खराब हो सकते हैं जैसे कि fruits and vegetables, तो उनको जल्दी से जल्दी transport कर देना चाहिए. The stored crop is also transported to different places from where it reaches our kitchen. Now जो stored crop है उसको भी transport किया जाता है, but जो perishable crops होती हैं उनको पहले किया जाता है ताकि वो खराब ना हो और वो लोगों तक की जल्दी से जल्दी पहुंच सके, फ्रेश पहुंच सके. अगर खराब हो जाएंगी तो क्या होगा, पूरी क्रॉप खराब हो गई, हम लोग कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगी. पर जो हमारी सीरियल्स और पल्सेस हैं, ये जल्दी खराब होने वाली चीज़ें नहीं है, तो इनको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं. और स्टोर करने के बाद जब भी नीड है या जब भी डिमांड है मार्केट में, तब उसे हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और या फिर सेल आउट कर देते हैं. फिर डिफरेंट प्लेसेस पे वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, सेल आउट होती हैं और वहाँ से फिर वो हमारे किचन्स तक की पहुंच जाती हैं. So this finishes our chapter reproduction in plants.